हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की स्टडी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, अरे सर इंग्लिश ग्रामर का वीडियो आपने कुछ लेट लेकर आया। देखिए स्टूडेंट, मैं लेट इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को ढूंढ रहा था जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, 24 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इनमें से हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है क्योंकि हम 12th इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक नहीं, दो टॉपिक नहीं, इस वीडियो में पूरे 8 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है, आपको इस बार हर एक सब्जेक्ट में 95% प्लस लेकर आना है क्योंकि मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। ठीक है, कौन? शुभम सर। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चन नोट करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इससे बेटर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप इन सभी के सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा परसेंटेज आपके इंग्लिश में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अनिल बिल से द पीपल शुड नॉट यूज एटम बम। यानी कि अनिल कहेगा, बिल से है, ठीक है, तो अनिल कहेगा, ठीक है, द पीपल शुड नॉट यूज एटम बम, लोगों को एटम बम का यूज नहीं करना चाहिए, लोगों को परमाणु बम का यूज नहीं करना चाहिए। तो अनिल कहेगा लोगों को परमाणु बम का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे अनिल, अनिल ऐसे ही रहेगा, विल से, ये आपका कौन सा सेंटेंस है बताइए? असर्टिव सेंटेंस है ना, ये निगेटिव है ना इंपरेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, ये असर्टिव है। तो असर्टिव में हम डैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अनिल बिल से, विल के स्थान पर विल ही रहेगा, बीच में हम लगा देंगे दैट। ठीक है, कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, सभी को पता है। ठीक है, द पीपल, द पीपल हमारा ऐसा ही रहेगा, द पीपल। शुड है तो शुड ही रहेगा, अगर शैल होता तो उसको हम शुड में बदल देते, तो शुड नॉट बी, शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एटम बॉम्ब। ठीक है, तो सिंपल सा है, केवल हमने दैट का यूज कर दिया, बाकी सब बन गया। तो ये तो सिंपल सा है, लेकिन अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है क्योंकि 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी समझना है। तो अनिल विल से दैट द पीपल शुड नॉट यूज एटम बम। ठीक है, तो बीच में मैंने दैट का ही यूज कर दिया क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, तो थोड़ी सी इसमें हमें चेंजेस करना था। अब दूसरा वाला तो समझना होगा आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राजेश सेड टू मी डू यू नो रजत, यानी कि राजेश ने मुझसे कहा क्या तुम रजत को जानते हो। अब बताइए कौन सा टेंस है ये, कौन सा सेंटेंस है? डू यू नॉट नो रजत, क्या तुम रजत को नहीं जानते हो। देखिए नॉट लगा है तो नहीं। ठीक है, तो राजेश ने मुझसे कहा क्या तुम रजत को नहीं जानते हो, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि डू आगे लग गया, हेल्पिंग वर्ब आगे है तो सिंपल है, इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, तो डू यू नो रजत। अब देखिए कौन सा टेंस है ये पहचानिए, डू या डज का यूज अगर होगा तो हम कौन सा टेंस कहेंगे उसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डू या डज का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो लिखेंगे, अब इसको समझिए आप। ठीक है, चलिए समझिए इसको, लिखेंगे राजेश, राजेश सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे बताइए? मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, इंट्रोगेटिव में हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर आस्क्ड का यूज कर देंगे, आस्क्ड, फिर लिख देंगे मी। ठीक है, बीच में क्या लगाएंगे? इंट्रोगेटिव में हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये राजेश सेड टू के स्थान पर इंट्रोगेटिव अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच है तो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क के स्थान पर आप इंक्वायर्ड
ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पर आप इफ का यूज करेंगे या फिर आप वेदर का भी यूज कर सकते हैं। वेदर भी मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, WHETHER, वेदर का भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों चेंजेस आपको याद रखना है, ठीक है। तो राजेश आस्क मी इफ, ठीक है। अब देखिए आपको पहले सब्जेक्ट लिखना, इफ के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि इसे असर्टिव टाइप का बना देना है, ठीक है। तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे, आई, ठीक है। तो आई लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो आई, अब देखिए डू यू नो रजत, अब नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, न्यू, KNUW, नो मतलब जानना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, ठीक है। अब लिख देंगे, सॉरी यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए आपका क्या है, निगेटिव है, डू यू नो रजत, ठीक है। तो निगेटिव है, तो जब हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो निगेटिव ही लेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में हम क्या लेते हैं बताइए, डिड नॉट, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे डिड नॉट, क्या लिख देंगे, डिड नॉट, ठीक है। अगर यहां पर आपका नॉट ना लगा होता तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते, ठीक है। तो आई डिड नॉट, नो का नो ही रहेगा, रजत का भैया रजत ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए बन गया। तो ध्यान रखिएगा यहां पर नो है, नो को आप ध्यान में रखते चलिए, क्योंकि अगर नो नहीं होता तो हम प्रेजेंट को पास्ट में जब कन्वर्ट करते तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते। अगर नो है तो जब हम इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो डिड नॉट का यूज करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, द टीचर सैड टू मी रूम एट वंस, ठीक है। यानी कि यहां पर थोड़ा सा आपका क्वेश्चन में गलती कर दिया गया है, ठीक है, थोड़ी सी गलती कर दी गई। देखिए सैड टू के मी के बाद आपको ये नहीं रखना है, ठीक है, ये चीज आपको नहीं रखना। यहां पर क्वेश्चन को प्रिंट करने में थोड़ी गलती है, ठीक है। तो द टीचर सैड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, इस प्रकार से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। द टीचर सैड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, यानी कि टीचर ने मुझसे कहा, ठीक है, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, तुरंत कमरे से बाहर जाओ। टीचर ने मुझसे कहा तुरंत कमरे से बाहर जाओ, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखनी है, समझ में आ रहा है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस है ये, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, तुरंत कमरे से बाहर जाओ, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर, ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। तो सिंपल सा बनाएंगे हम लिखेंगे, चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे द टीचर, अब बताइए क्या कह रहे हैं, वो बाहर जाने को कह रहे हैं, तो वो ऑर्डर दे रहे हैं, तो सैड टू के स्थान पर हम ऑर्डर्ड लिखेंगे। अगर एडवाइस देते तो हम एडवाइस लिखते, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, ठीक है, किसको एडवाइस दिया, मुझे, तो द टीचर एडवाइज्ड मी, ठीक है। अब देखिए इंपरेटिव में हम टू का यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर असर्टिव है तो टू का यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। तो टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, रूम एट वंस, ठीक है। यानी कि द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, ठीक है। टीचर ने मुझे आदेश दिया तुरंत कमरे से बाहर जाओ, इसको मैंने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। जल्दी से नोट कीजिए, इन तीनों को नोट करेंगे तभी मैं आगे के टॉपिक बताऊंगा, जल्दी से, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आशा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक से है, क्वेश्चन क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। दूसरा टॉपिक हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन, 8 टॉपिक के 24 क्वेश्चन हम टोटल देखेंगे। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी कौन सा सेंटेंस, जो ब्रैकेट में दिया गया है। बट ध्यान रहे मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर रहेगा वही नीचे भी रहेगा। देखिए जैसे है ही वाज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था, ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप कर दीजिएगा, वह निराश था, ठीक है। ही लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब छोड़ दिया, तो वह निराश था, उसने जॉब छोड़ दिया, ठीक है। 2 सेंटेंस है, एक आपका ही वाज डिसअपॉइंटेड, दूसरा ही लेफ्ट द जॉब। अब इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सेंटेंस में, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, वह निराश था, उसने जॉब छोड़ दिया। तो लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे बीइंग डिसअपॉइंटेड,
डिसअपॉइंटेड, ठीक है। बीइंग डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, निराश होकर, ठीक है। बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, ठीक है। तो बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, निराश होकर उसने नौकरी छोड़ दी या निराश होकर उसने जॉब छोड़ दिया। ऊपर क्या था, वह निराश था उसने जॉब छोड़ दिया। सिंपल में जब मैंने बनाया तो बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, निराश होकर उसने नौकरी छोड़ दी। सिंपल सा, दोनों का मीनिंग सेम है बट हमने इसे सिंपल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो लिखिए, जल्दी नोट कीजिए। पांचवा देखिए, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, वह असफल हो गया। तो जो बच्चे कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनके मार्कशीट में लिख जाएगा ये फेल, ठीक है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। जो हमसे पढ़ रहे हैं अच्छे से, उनके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, वह असफल हो गया। इसको आप कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो, इसलिए ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ही फेल्ड, ठीक है। तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। सो, इसलिए ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, वह फेल हो गया, इसलिए वह फेल हो गया। तो भैया इसमें मैंने सो का यूज कर दिया, बीच में क्या यूज कर दिया, मैंने सो का यूज कर दिया। ये आपका कंपाउंड में बदल भी चुका है और हमारा कंपाउंड में कन्वर्ट भी हो चुका है और हमने सिंथेसिस कर दिया। तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों को नोट कीजिए। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है क्योंकि आपको इंग्लिश में टॉप करना है, ठीक है। समझिए, ही वांटेड टू बाय सम क्लोथ्स, वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता था। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता था, वह बाजार गया। इसको आपको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए आप लोग इसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है। ही वेंट, पहले हम वेंट लिखेंगे, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है। अब लिखेंगे टू करके लिख देंगे, टू बाय सम क्लोथ्स, ठीक है। तो क्या हो गया बताइए, ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स, वह कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। ऊपर क्या था, वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता था, वह बाजार गया। नीचे क्या है, वह कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। हमने जोड़ दिया, टू लगाकर हमने इन्फिनेटिव बना दिया, टू बाय सम क्लोथ्स, ठीक है। हमारा दोनों सेंटेंस जुड़ गया आसानी से। तो आगे पीछे भी आप कर सकते हैं बट मीनिंग सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, देखिए आपको ध्यान से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का मतलब क्या होगा, सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तित करना। जैसे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। देखिए यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ लिखा है, क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। इसको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए सिंपल सेंटेंस में। देखिए सिंपल सेंटेंस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो लिखेंगे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ठीक है। तो ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन असफल हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या था, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। नीचे क्या है, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसे आप भी कीजिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो समझ होनी चाहिए जो आपको चाहिए बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, ठीक है। तो ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, सिंपल है। इसको लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
देखिए, एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, यानी कि जो एलिफेंट हाथी होता है वो सबसे भारी जानवर होता है। ठीक है, तो हाथी सबसे भारी जानवर है, इसको आपको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, दा लगा है और हैवी में आईएसटी लगा है, तो ये आपका कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। इसको हम बदलेंगे पॉजिटिव डिग्री में। कैसे बदलेंगे? तो पहले लिखेंगे नो अदर। ठीक है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए तो लिखेंगे नो अदर, नो अदर एनिमल, ठीक है, नो अदर एनिमल इज सो हैवी, इज सो हैवी, ठीक है, एज एन एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, तो क्या है? नो अदर एनिमल इज सो हैवी एज एन एलिफेंट। ठीक है, नो अदर एनिमल इज सो हैवी एज एन एलिफेंट, यानी कि हाथी जितना भारी जानवर कोई दूसरा नहीं है। नो अदर एनिमल्स इज सो हैवी एज एन एलिफेंट, हाथी जैसा भारी जानवर कोई दूसरा नहीं है। दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर क्या था? हाथी सबसे भारी जानवर है, नीचे है हाथी जितना इतना भारी जानवर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको मैंने बदल दिया पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, सिंपल है। 9 नंबर, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन इज थोड़ा सा हार्ड। ठीक है, देखिए, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। ठीक है, जो हर माता है वो अपने बच्चे से, हर माता पिता के अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, वो तो सभी माताएं करती हैं। इसको आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है। कैसे बदलेंगे? बट ध्यान रहे, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे भी होना चाहिए, और आपको इंट्रोगेटिव में बदलना भी है। कैसे बदलेंगे चलिए दिखाते हैं। ठीक है, तो एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो यहां पर हम लिखेंगे डज एवरी मदर, सॉरी डज लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए, चाहे जिस प्रकार से बनाइए, बट मीनिंग ना बदले। ठीक है, तो डज एवरी मदर, फिर लगा देंगे नॉट। ठीक है, नॉट लव्स, लव लिख देंगे। ठीक है, लव हर चाइल्ड, लव हर चाइल्ड, अब बाद में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह ये। ठीक है, तभी तो लिखेगा कि इंट्रोगेटिव है। तो डज एवरी मदर नॉट लव हर चाइल्ड, क्या हर माता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है? तो दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर था कि हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, नीचे क्या है? क्या हर माता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है? तो सिंपल है, हमने इसे इंट्रोगेटिव भी बना दिया। अब चाहे आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएं, बट मीनिंग ना बदले। ठीक है, मैंने यहाँ पर नॉट भी लगा दिया है। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। ध्यान से समझिए, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, सब समझ में आएंगे। इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब तो आप सभी को पता है। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं उसको सही कीजिए, वही होगा सिंटैक्स। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए जैसे 10 नंबर, ही इज इंटरेस्टेड इन वेरी गेम्स, ये क्या है? ही इज इंटरेस्टेड इज वेरी गेम्स, गलत है। देखिए यहां पर मतलब होगा वह गेम्स में दिलचस्पी रखता है। ठीक है, वह गेम्स में दिलचस्पी रखता है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट है गेम में, बट गलती यहां पर क्या है? देखिए ये वेरी को यहां से हटा देंगे और क्या लिख देंगे? देखिए ही इज इंटरेस्टेड के साथ मच का यूज कर देंगे। ठीक है, मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, इन गेम्स। अब ये सही है, अब ये सेंटेंस आपका सही है। ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, उसे गेम्स में बहुत दिलचस्पी है। ठीक है, उसे गेम्स में बहुत इंटरेस्ट है। ऊपर क्या था? ही इज इंटरेस्टेड इन वेरी गेम्स, ये तो गलत है। सिंपल, अगर वेरी यहां पर होता तब तो कुछ सही था, लेकिन मच आपको यूज करना। ठीक है, तो ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। 11 नंबर देखिए, मुरली वांट टू प्ले क्रिकेट, मुरली क्रिकेट खेलना चाहता है।
तो ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एक वचन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब में यस या ईएस, यहां पर नहीं लगा। देखिए केवल वांट है, और केवल वांट तो किसी में नहीं होता। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट लेंगे तो उसमें भी वांटेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर गलती है, क्योंकि मुरली क्रिकेट खेलना चाहता है, ता है, ती है आ गए हैं, तो वांट की जगह पर एस रहेगा, वर्ब में यस या ईएस, ठीक है। तो लिखेंगे मुरली वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। यानी कि मुरली क्रिकेट खेलना चाहता है, ठीक है। मुरली वांट्स टू प्ले क्रिकेट। जल्दी से नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। यहां पर थोड़ी सी अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 2000 रुपीज आर नॉट द प्राइस ऑफ दिस टीवी, यानी कि इस टीवी का प्राइस 2000 रुपए नहीं है, ठीक है। तो आर नॉट द प्राइस, ये फुल स्टॉप नहीं रहेगा। 2000 प्राइस रुपीज आर नॉट द प्राइस ऑफ दिस टीवी, यानी कि इस टीवी का प्राइस 2000 रुपए नहीं है। इसमें गलती क्या है? देखिए 2000 रुपीज के साथ हम इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 2000 रुपए है, ठीक है, इकट्ठा। तो इसको इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 2000 रुपीज इज नॉट द प्राइस ऑफ दिस टीवी, ठीक है। तो 2000 रुपीज इज नॉट द प्राइस ऑफ दिस टीवी, यानी कि 2000 रुपए इस टीवी का प्राइस नहीं है। तो यहां पर आर के स्थान पर इज कर देंगे। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों को नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आइडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वैसे इसमें इंग्लिश में है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे देखिए इसमें आपको मीनिंग बताना है सही। 30 नंबर देखिए, ये ब्लैक शीप, ठीक है, बताइए इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर काला भेड़, ठीक है, ब्लैक शीप, बट ये गलत है। ये ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, ठीक है। ये आइडियम्स फ्रेज है, तो ये आपको समझना है, बदनाम व्यक्ति। अब आपको ए ब्लैक शीप का सही अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही वाला आंसर कौन होगा? ए है एन अनलकी पर्सन, बी है एन अनडिजायरेबल पर्सन, सी है एन अगली पर्सन, डी है ये लकी पर्सन। तो ए ब्लैक शीप का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एन अनडिजायरेबल पर्सन, यानी कि बदनाम व्यक्ति, ठीक है। तो जैसे आप हिंदी व्याकरण में क्या करते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखना होता है तब सेंटेंस में यूज करना है। वैसे यहां पर भी आपको मुहावरे का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, आइडियम्स का, उसका आपको मीनिंग बताना होगा। अब दूसरी प्रकार से आपका पेपर आ गया, ठीक है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वो 14 नंबर देखिए, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे सामान के साथ या बोरिया बिस्तरा के साथ, ठीक है। ही लेफ्ट आगरा बैग एंड बैगेज, वह बोरिया बिस्तरा के साथ उसने आगरा छोड़ दिया, ठीक है। तो ए है ऑल द क्लोथिंग, बी है विदाउट एनी बिलोंगिंग, सी है लीव, डी है विथ ऑल वंस बिलोंगिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग, यानी कि सभी चीजों के साथ वो चला गया, बोरिया बिस्तरा के साथ, ठीक है। बैग एंड बैगेज का सही मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर डी। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है नियमित रूप से। क्या होता है? नियमित रूप से। तो इसका आप लोग सही मीनिंग बताइए, जल्दी बताइए, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तब तक मैं हिंदी लिखूं तब तक आपको इंग्लिश आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। ए है एवरीडे, बी है रेगुलरली, सी है नेवर एट ऑल, डी है ओकेजनली, ठीक है। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नियमित रूप से, तो इसका आंसर क्या होगा? रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब भी होता है नियमित रूप से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपको आइडियम्स एंड फ्रेज में क्वेश्चन रहेगा, उसका सही मीनिंग आपको बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन दिया था, ऐसे आंसर मैंने लिख दिया था। अब ऑप्शनल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए 16 नंबर है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब भी आवश्यक होता है?
ठीक है, क्योंकि सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखें। तो वर्ड तो अलग अलग है लेकिन इसका सिनोनिम क्या होगा? तो ए है इन्फीरियर, सी है बी है बेनिफिशियल, सी है एडवाइजेबल, डी है रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का मतलब भी होता है आवश्यक, तो इसेंशियल का मतलब होगा आवश्यक। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब भी आवश्यक होता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि अर्थ सेम है, समानार्थी शब्द होंगे सिनोनिम्स। ठीक है, 17 नंबर देखिए रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। ठीक है, क्या होता है? बचाना। जैसे बहुत सारे लोग रेस्क्यू टीम आती है बचाने के लिए। तो ए है सेव, बी है डिस्क्लोज, सी है कमांड, डी है स्नैच। तो इसका राइट आंसर होगा सेव। सेव का मतलब भी होता है बचाना। तो दोनों का अर्थ सेम है, यानी कि समानार्थी शब्द हुए। ठीक है, तो रेस्क्यू का सिनोनिम्स होगा सेव। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, जो भैया डरता हो, रात को अंधेरे में ना निकलता हो भूत के डर से। ठीक है, जैसे कोई है नहीं ऐसा, लेकिन मैं बता रहा हूं। ठीक है, ए है फास्ट, बी है स्लो, सी है मीडियम, डी है साई। साई का मतलब होता है डरपोक। तो टिमिड का मतलब भी डरपोक, साई का मतलब भी डरपोक। वर्ड अलग अलग है, मीनिंग सेम है, तो ये समानार्थी शब्द होंगे। इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गए, लेकिन अभी एक और है भैया, वो है एंटोनिम्स। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 6 नंबर टॉपिक आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हों। अभी हमने पढ़ा सिनोनिम्स जो समानार्थी शब्द थे, समान अर्थ रखते थे। अब विपरीतार्थक शब्द आ गए जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे देखिए 19 नंबर है इक्विट। इक्विट का मतलब होता है मुक्त करना, मुक्त करना, किसी को मुक्त करना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ए है रिट्रीट, बी है कन्विक्ट। ये गलत है, इस प्रकार से लिखिएगा कन्विक्ट, कन्विक्ट। ठीक है, और सी है आपका कंसील, डी है डिप्राइव। तो एक्विट का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी घोषित करना। तो एक्विट का मतलब मुक्त करना, किसी को मुक्त कर देना, और बी है इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब अपराधी घोषित करना। तो एक दूसरे के ये एंटोनिम्स होंगे क्योंकि इनके विपरीत अर्थ हैं। ठीक है, सिंपल है, इसको समझ लीजिए। आगे अभी क्वेश्चन देखेंगे उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंटोनिम का हमारा क्या है। देखिए विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, जो बुद्धिमान हो, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ए है इंसाइट, बी है कंसाइज, सी है परसेप्शन, डी है फॉली। फॉली इसका राइट आंसर होगा। फॉली का मतलब होता है मूर्खता, मूर्खता। ठीक है, मूर्खता, मूर्खता। तो देखिए विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता, जो बुद्धिमान हो, और फॉली का मतलब मूर्खता, जो मूर्ख हो। तो एक दूसरे के क्या हुए? एंटोनिम्स हो, क्योंकि विपरीत अर्थ है। मूर्ख, बुद्धिमान, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, 21 नंबर देखिए डायनामिक। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है, ये ए है। ठीक है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, गतिशील, जो चीज गतिशील हो। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ए है स्टैटिक, बी है नेचुरल, सी है डिसेंट, डी है क्वाइट। तो इसका हो जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जो रुकी हुई हो। तो डायनामिक का मतलब गतिशील, जो गति कर रही है, और इसका एंटोनिम होगा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जो रुकी हुई है। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, चाहे जो कीजिए, लेकिन अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको समझना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए 22 नंबर देखिए, ये भी ऑप्शनल रहेगा। एनिमल्स व्हिच लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि ऐसे जानवर जो पृथ्वी और पानी दोनों में रहते हैं। ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए है एम्बिजियस, बी है एम्बिवेलेंट, सी है एमॉर्फस, ठीक है, और डी है एम्फीबियंस। तो उसे हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? उभयचर, हिंदी में बोले तो उभयचर। ठीक है, तो उभयचर का मतलब क्या? जैसे एग्जांपल बताइए, मेढक। मेढक को आप देखेंगे वो जमीन पर भी चलता है, पानी में भी रहता है, तो वो एम्फीबियंस हैं, वो उभयचर हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं या रह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, सिंपल है, एक शब्द में उसे एम्फीबियंस कहेंगे। 23 नंबर देखिए, ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि एक व्यक्ति, लंबा अनुभव वाला एक व्यक्ति। ठीक है, लॉन्ग एक्सपीरियंस, लंबा अनुभव वाला एक व्यक्ति, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? ए है स्टालवर्ट, बी है इटिनेरेंट, सी है पेडेंट, डी है वेटरन। तो उसे कहेंगे वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी,
जैसे आप लोग प्लेयर्स को देखते होंगे, ये अनुभवी प्लेयर है, अभी देखिएगा कितना मारेगा 6-4, ठीक है। वैसे ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस यानी कि लंबे अनुभव वाला व्यक्ति, उसे हम लोग बोलते हैं अनुभवी, जिसके पास लंबा अनुभव हो, एक शब्द में उसे वेटरन बोलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? ए है ऑमनीसेंट, बी है लर्नड, सी है ऑमनीप्रेजेंट, डी है ऑमनीपोटेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑमनीसेंट। ऑमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, उसे हम एक वर्ड में बोलेंगे ऑमनीसेंट, ठीक है। तो ये आपका होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहीं पर हमारे 24 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमने पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बाद में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। टोटल हमने पढ़ डाला 24 क्वेश्चन और टोटल हमने पढ़े 12th इंग्लिश ग्रामर के 8 टॉपिक्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन और सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो, हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।